गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो है हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अच्छा लेक्चर फास्टीन के ऊपर। उम्मीद है कि आप जो है हर लेक्चर को अच्छे से पढ़ते होंगे, उसको उसकी नोट्स बनाते होंगे, उसको एनालाइज करते होंगे और साथ ही साथ जो आपने बुक ली होगी उसको उसके साथ जो है कंपेयर करके पढ़ते होंगे। आप पढ़िए, बार बार कह रहे हैं आप पढ़िए। पता नहीं स्कूल खुलेगा कि नहीं खुलेगा, नोट्स बनाइए, पढ़ते रहिए। जो भी आपको, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत तेजी के साथ ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, बहुत ज़्यादा कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन जो भी हो जाएगा वो अच्छा ही होगा। ऐसा ना हो कि आपको लास्ट में बहुत भारी पड़ जाए। एक महीने के लिए अगर स्कूल खुले तो बहुत भारी पड़ जाएगा, एक महीने में क्या पढ़ सकते हो। मैं बता दूं आपको कि कोर्स जो है, जो 30% जो आपका कम किया गया है, वो सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए कम किया गया है। 30% नहीं है बेटा वो, अगर असल मायने में कहा जाए तो। मुझसे अच्छा आप नहीं जान सकते, क्योंकि मैं इसको पढ़ चुका हूँ, मैं जानता हूँ। जो भी कोर्स कम हुआ है, बहुत ही आसान टॉपिक जो थी उसी को हटाया गया है, और वो जो पूरे जो 17-18 चैप्टर हैं, उन 17-18 चैप्टरों में से 3 चैप्टर कम कर दिया गया है। जो हम तीन चैप्टर को 10 दिन में, मात्र 10 दिन में एकदम रट के खत्म कर सकते हैं, ऐसे चैप्टर को कम किया गया हमारे कोर्स से। तो आइए देखते हैं बिना टाइम गवाए। हमारा जो आज का जो टॉपिक है फास्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपके बोर्ड सिलेबस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि आपको इस बार जो है फास्टिंग के बारे में पूछा जाएगा। नाइट्रोजन फैमिली में फास्फोरस आता है, नाइट्रोजन के नीचे ये फास्फोरस का वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड फास्फीन बेटा एक गैस है। इसको पहले तो हम सीख लेंगे कि इसका बनाने का तरीका क्या है, इसको कैसे कैसे बनाया जा सकता है। बहुत सारी विधियां इसको बनाने के लिए, जो मेन है उसी को हम पढ़ाएंगे। बनाने की विधियां, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। जब मैं क्लास 11th में आपको पढ़ाया था तो मैं याद दिला दूं, वो आपको मैं 3-4 रिएक्शन रटाया था कि जब आप किसी मेटल की रिएक्शन किसी एसिड से कराते हो तो मेटल साल्ट प्लस मेटल साल्ट बनता है और चार्ज बाई 2 हाइड्रोजन गैस निकलती है। ऐसे ही कुछ रिएक्शंस मैंने पढ़ाया था। और वहां पर एक रिएक्शन और थी कि जब आप किसी मेटल हाइड्राइड या मेटल फास्फाइड या मेटल नाइट्राइड, मेटल हाइड्राइड हो या मेटल फास्फाइड हो, फास्फाइड पर चार्ज आपको पता होना चाहिए। जैसे आपको SO4 पर चार्ज -2 पता होता है, जैसे आपको क्लोराइड पर चार्ज -1 पता होता है, जैसे आपको चार्ज Na+ सोडियम पर +1 चार्ज जैसे पता होता है कि इस पर कितना चार्ज हो सकता है, वैसे आपको फास्फाइड का चार्ज रटा होना चाहिए कि इस पर कितना चार्ज होता है, -3 फास्फाइड। अगर P-3 है तो उसको क्या पढ़ेंगे, फास्फाइड। मेटल फास्फाइड हो, मेटल नाइट्राइड हो, आप जानते हो बेटा, इनकी जब हम रिएक्शन कराते हैं या इनकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं वाटर के साथ, जब हम इसका अभिक्रिया कराते थे, वाटर को मैं इस तरीके से लिखा था OH-, यानी ये आपके पास H2O है। अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो आपको क्या मिलेगा, H+ और OH-। ये वाटर है। वाटर क्या करता है, मेटल प्लस होता है और बाकी ये मेटल से लगे हुए, चाहे ये मेटल से जो लगे हैं, ये क्या होंगे, नेगेटिव। तो पॉजिटिव वाला क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव वालों के साथ में चला जाएगा और ये जो नेगेटिव वाला है मेटल के साथ चला आएगा। मेटल OH से मिलकर क्या बना देता है, मेटल हाइड्रोक्साइड। ये हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन। और साथ ही साथ अगर आपने मेटल हाइड्राइड लिया होगा तो क्या बन जाएगा, ये H और H मिलकर क्या बना देंगे, हाइड्रोजन गैस। अगर आप फास्फाइड लिए होंगे तो ये मिलकर क्या बना देगा, फास्फीन गैस। याद है, शायद आप भूल गए हो। अगर नाइट्राइड लिए होंगे तो क्या बना देगा, अमोनिया। शायद याद आ रहा हो, ठीक है। तो हमारे पास एक तरीका है कि फास्फीन को कैसे बना सकते हैं भाई। पहला तरीका कि आपके पास मेटल फास्फाइड हो, क्या हो, मेटल फास्फाइड। मेटल फास्फाइड की अभिक्रिया आप किसे करा दोगे, वाटर से कराओगे तो मेटल हाइड्रोक्साइड और फास्फीन गैस मिलेगी। आइए वही लिखते हैं। पहली विधि कि जब
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया वाटर से कराते हैं यानी जल से कराते हैं तो क्या बनता है, फॉस्फीन। क्या बनता है, फॉस्फीन। जो हमने इसका रासायनिक सूत्र लिखा, गैस बनती है। यहां पर हमने मेटल हाइड्रोक्साइड लिया है, सॉरी यहां पे क्या होगा बेटा, कैल्शियम फास्फाइड। हम क्या लेंगे, मेटल फास्फाइड, और इस मेटल की जगह पे क्या है हमारे पास, कैल्शियम। कैल्शियम एक मेटल है, आप जानते हो। मेटल फास्फाइड लेना था तो हमने मेटल की जगह पे कैल्शियम ले लिया, कैल्शियम फास्फाइड बन गया। कैल्शियम फास्फाइड की अभिक्रिया जब आप वाटर से कराते हैं तो क्या बनता है, फास्फीन गैस बनती है। आइए देखते हैं इसकी केमिकल रिएक्शन, कराया था, बहुत ही आसान। देखिए आप देखिए कैल्शियम फास्फाइड का फार्मूला लिखिए, Ca3P2। अब कहोगे सर कि ये फार्मूला तो बहुत दिक्कत है, पता नहीं हमें अगर एग्जाम में याद होगा तभी लिख पाएंगे, नहीं तो नहीं लिख पाएंगे। कितना रटे, बहुत मुश्किल है। तो मुझे तो रटा हुआ है, अब आपको रटा रहे या ना रहे तो मैं क्या कर सकता हूँ। जब आप इसकी अभिक्रिया वाटर से कराते हो, जो मैं वाटर ऐसे लिखता था H+ और OH-, वो ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, बात एक ही है। ठीक है, आप समझ जाइए कि वाटर में ये है प्लस और OH-, H+ और OH-, ये आप ध्यान दीजिएगा। जब इनकी अभिक्रिया आप कराते हो तो क्या होगा भाई, ये मेटल में आपकी बार कैल्शियम है तो कैल्शियम क्या बना लेगा, वहां पे क्या बनता था, मेटल हाइड्रोक्साइड। यहाँ क्या बनेगा, मेटल में कैल्शियम है तो कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड, OH का होल ट्वाइस। बहुत मुश्किल है, फार्मूला कैसे पता हो गया आपको, मुझे पता है, आपको नहीं पता तो मैं क्या कर सकता हूँ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और फास्फीन गैस, क्या मिलेगी, फास्फीन गैस, PH3। ये तो रट गया होगा, 2-3 बार हो गया। आप यही शिकायत करते हो सर जी रिएक्शन नहीं समझ में आती। बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है आपके फ्यूचर को लेकर कि आप फ्यूचर में क्या करने वाले हैं। जब आप इंटर पास होते हैं तो आप जाते हैं BA BSc करने के बाद BTC करते हैं, सोचते हैं टीचर बन जाएंगे। इतना आसान नहीं है TET CTET पास करना। ठीक है, अच्छे से पढ़िए तभी आप कुछ बन पाएंगे, या तो कुछ ना बन पाएंगे, बस वही ठेला लगा लें या रोटी बेल लें, दो ही काम हो सकता है। कैल्शियम फास्फाइड मैं बता देता हूँ, उस बुरा मत मानिए, दुख होता है जब आप इस तरह की बातें करते हैं। देखिए कैल्शियम आप जानते हो कि ये सेकंड ए ग्रुप का होता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेटा माँ के कार स्कूटर। सेकंड ए ग्रुप एस ब्लॉक का, जो जिस ग्रुप में होता है उस पर उतना चार्ज होता है। देखिए कैल्शियम पर आप जानते हो +2 चार्ज होता है कि नहीं। अच्छा, अभी अभी हमने बताया कि फास्फाइड पर कितना चार्ज होता है बेटा, -3 चार्ज होता है। और कहा था कि रट लो इसको, फास्फाइड पर जैसे यहाँ पे रटा होता है आपको, ये भी रट लो। अब इसको कंपाउंड बनाना है कैल्शियम फास्फाइड, तो क्या करें, ये जो इसका चार्ज है इसका नंबर बना दें, इसका जो चार्ज है इसका नंबर बना दें, आपको क्या मिल जाएगा, इसका चार्ज। देखिए हम ये लिख रहे हैं Ca, और यहाँ पर जो लेकर आए हैं 3, यहाँ पर -3 लिखेंगे क्या, नहीं सिर्फ 3, ये देखिए 3, और फिर ये इसका चार्ज कितना है 2, ये इसका नंबर बन जाएगा यानी P2। फिर आप एक सवाल कहते हो सर जी इसको आप Ca3P2 लिख रहे हो, क्या हम इसको P2Ca3 लिख सकते हैं, नहीं, बहुत मारेंगे। ठीक है, आप इसको Ca3P2 ही लिखेंगे, ना कि P2Ca3। इसका रूल है, रूल क्या है कि कोई भी कंपाउंड हो बेटा, क्या कोई भी कंपाउंड हो, वो कंपाउंड में जो भी होते हैं पहले पॉजिटिव पार्ट होता है, क्या होता है, पहले पॉजिटिव पार्ट होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, नेगेटिव पार्ट होता है। ये चीज ध्यान देना, ये रूल है तो रूल को फॉलो करना पड़ता है, पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट। ठीक है, तो ये पॉजिटिव है, मेटल है तो पॉजिटिव, ये नॉन मेटल तो नेगेटिव। ये देखिए कैल्शियम फास्फाइड, ऐसे में आप इसको P2Ca3 नहीं लिख सकते, बिल्कुल नहीं। तो कैल्शियम फास्फाइड कैसे बना आपको पता चल गया, चलिए ठीक है। अब कैल्शियम फास्फाइड चाहे आप अभी पढ़ो चाहे 10 साल बाद पढ़ो, इसका फार्मूला यही रहेगा। चाहे आप 1000 साल पढ़ोगे तो इसका फार्मूला यही रहेगा, कैल्शियम फास्फाइड का फार्मूला यही रहेगा Ca3P2।
वाटर का फार्मूला भी यही रहता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे बन गया, हाइड्रोक्साइड आयन, ये देखिए, और कैल्शियम आयन अभी अभी मैंने बताया, ये देखिए +2, ये जो इसका चार्ज है इसका नंबर बन जाएगा, इसका एक चार्ज है इसका बन जाएगा नंबर। तो कैल्शियम एक, और एक लिखा नहीं जाता, और हाइड्रोक्साइड हमें कितना लिखना है, यहाँ पर 2 लिखना है, 2 लिखा जाता है। तो क्या हो गया, CaOH का होल 12। बता दो पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो क्या बन गया, यहाँ पर लिखा ना जाता तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आया समझ में। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला बदलने वाला नहीं बेटा ऐसे, और फास्फीन का फार्मूला बदलने वाला नहीं ऐसे। अब आप देखो, अब आपको रिएक्शन को बैलेंस करना है कि जितने एटम इधर हैं उतने एटम इधर होने चाहिए। समझ में आ रहा है कि जितने एटम इधर हैं उतने एटम इधर होने चाहिए। आइए देखते हैं क्या ऐसा है। कैल्शियम यहाँ पर 3 एटम, और कहीं तो कैल्शियम है नहीं, कैल्शियम के बगल में कितना रखा है 3, तो 3 एटम, और कहीं है नहीं तो 3 एटम इधर रिएक्शन के इधर, यानी रिएक्टेंट साइड में, अभिकारक साइड में इधर देखते हैं तो कैल्शियम हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। कैल्शियम यहाँ पे कितना है बेटा, 1। ये जो नंबर है ये सिर्फ और सिर्फ इसमें मल्टीप्लाई है और इसमें मल्टीप्लाई। कैल्शियम इधर 1, इधर कितना 3। मैंने कहा जितना इधर होगा उतना इधर होना चाहिए। इधर कितना है 3, इधर कितना है 1, तो 3 करने के लिए क्या कर दोगे, 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, आपके पास 1 है, इसको 3 बनाना है तो 1 ही क्या रहा, क्या कर दो इसको मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ जोड़ा नहीं जाता, सिर्फ मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाता है रिएक्शन में। तो यहाँ क्या कर सकते हो, 3 से आप मल्टीप्लाई कर दें। जैसे आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, ये मल्टीप्लाई इसमें भी हुआ, इसमें भी हुआ, इसमें भी हुआ। कैल्शियम तो 3 हो गया, लेकिन ये क्या हो गए, घट बढ़ गए। आइए अभी देख लेते हैं उसको भी। फास्फोरस यहाँ पर देखिए 2 है, कितना फास्फोरस है 2, और इधर आए तो फास्फोरस सिर्फ 1 है। क्या करें भाई, इधर 2 है इधर 1 है, तो इधर तो इसको फार्मूला चेंज नहीं कर सकते, इसको क्या कर सकते हो 2 बना सकते हो। ये देखिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 फास्फोरस इधर हो गया। अब ये जो 2 लिखे हो इसमें भी मल्टीप्लाई है और इसमें भी मल्टीप्लाई है बेटा, ठीक है। तो यहाँ 2 फास्फोरस हो गया, साथ ही साथ ये 3 दूना 6 हाइड्रोजन भी हो गए। अब देखते हैं 2 चीज बैलेंस हो गई, कैल्शियम इधर 3, कैल्शियम इधर 3, फास्फोरस इधर 2, फास्फोरस उधर 2। आया समझ में, कहीं जल्दी तो नहीं हो रहा। जल्दी इसलिए हो रहा क्योंकि ये जो है हम आपको बहुत ही छोटी बातें बता रहे हैं, बहुत ज्यादा छोटी बातें बता रहे हैं। अब लेट हो जाती है, जो लेक्चर मुझे मेन लेक्चर था वो लेक्चर में बता ही नहीं पाता हूँ, ये रिएक्शन चलो सिखाऊं तुम्हें। अच्छा ठीक है, कैल्शियम और फास्फोरस क्या हो गए, बैलेंस हो गए। अब देखते हैं हाइड्रोजन बैलेंस है क्या। इधर देखिए कितना हाइड्रोजन, इधर 2 हाइड्रोजन, और इधर देखिए इधर 2 हाइड्रोजन इधर है, ठीक है, 2 हाइड्रोजन पहले से है। अब इसका 2 हाइड्रोजन में क्या हुआ, मल्टीप्लाई हुआ, कितना हो गए 3 दूनी 6 हाइड्रोजन, कितने 6 हाइड्रोजन, यानी इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में टोटल 6 हाइड्रोजन। यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन पहले से था, आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 दूनी 6 हो गया, कितना हो गया 3 दूनी 6, 6 इधर 6 इधर, कितना हो गए 12। हम इसमें घटा बढ़ा नहीं सकते, हम जो भी घटाएंगे बढ़ाएंगे इसमें करेंगे। इधर हाइड्रोजन कितना 2, 12 करना है, उसके बराबर करना है, उधर के बराबर करना है, 12 करना है और 2 है, तो क्या करें 6 दूनी 12, 6 से क्या कर दे गुणा कर दे। अब देखिए जैसे ही हमने हाइड्रोजन को बैलेंस किया, ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस हो जाएगा। देखिए जब हम एक एटम को बैलेंस करते हैं तो हो सकता है कि एक दूसरा एटम अपने आप बैलेंस हो जाए। जैसे अब देखिए अब बचा हुआ ऑक्सीजन, यहाँ पर 4 एटम है, कैल्शियम फास्फोरस हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इसके अलावा और कोई नहीं है। अच्छा और देखते हैं ऑक्सीजन बचा हुआ है, यहाँ पर हमने कहा था ये जो नंबर है इसमें भी मल्टीप्लाई है, इसमें भी मल्टीप्लाई है, आया समझ में। तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन और ये आगे गुणा, आगे वाला गुणा होता है जो सब में होता है, ठीक है, इधर वाला गुणा सिर्फ बगल वाले में होता है। तो 2 ऑक्सीजन यानी 3 दूनी 6, कितना 3 दूनी 6 ऑक्सीजन। और कहीं ऑक्सीजन आपको दिख रहा है नहीं, 6 ऑक्सीजन इधर भी करना है, यहाँ तो ऑक्सीजन है नहीं, तो यहाँ ऑक्सीजन देखिए एक ऑक्सीजन था, 6 से मल्टीप्लाई कर दे 6 ऑक्सीजन, रिएक्शन बैलेंस। इसी तरीके से आप रिएक्शन बैलेंस कर लेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया बार बार रिपीट करके देखें, लिख कर देखें, समझ कर देखें। तो देखिए ये आपको रिएक्शन बैलेंस है और आपको एक गैस मिल रही है जिसको बोल रहे हैं फास्फीन गैस। ये क्या है बेटा, यहाँ पे लिखा हूं, ये क्या है, इंग्लिश में लिखा हूं, आप हिंदी में भी लिखेंगे तो यही आएगा, कैल्शियम फॉस्फाइड। और ये इसको तो जानते हो क्या है, वाटर जेल जो भी कहो, ये क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, शॉर्ट में लिख देता हूं
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है बेटा, फॉस्फीन, जो ऊपर लिखा हुआ है क्या है, फॉस्फीन गैस। ठीक है, ये तीर है तो मतलब बताती है गैस है, जैसे ही बनेगी उड़ने लगेगी। ये है पहला तरीका बनाने का, जो हम एक बार बता चुके हैं, फिर दोबारा बताएं ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। अब इसमें जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, वो है फास्फीन को जो लैब में बनाया जाता है, वो इंपॉर्टेंट कि लैब में फास्फीन को कैसे बनाया जाता है। आपके एग्जाम में जो आएगा यही आएगा कि लैब में फास्फीन बनाने की विधि का वर्णन कीजिए, यानी प्रयोगशाला में फास्फीन बनाने की विधि का वर्णन कीजिए, कैसे बनाया जाता है। आइए देखते हैं प्रयोगशाला विधि। ये देखिए प्रयोगशाला विधि, जिसको लैब मेथड इंग्लिश में कहते हैं। इसमें किस किस चीज की आवश्यकता होगी, यानी लैब में आपके पास कौन कौन सी चीजें होंगी, कम से कम कौन कौन सी चीजें होंगी जिसमें आप जो है इसको आसानी से बना सकें। तो देखिए सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, यानी आपकी आवश्यकता क्या होनी चाहिए, सबसे पहले कंसंट्रेटेड, जिसको आप हिंदी में सांद्र बोलते हैं, गाढ़ापन, तीखापन जिसे आप बोलते हैं। ठीक है, कंसंट्रेटेड NaOH का सॉल्यूशन होना चाहिए, कंसंट्रेटेड NaOH विलयन या कहें सॉल्यूशन। NaOH का विलयन होना चाहिए और कंसंट्रेटेड होना चाहिए, सांद्र होना चाहिए। कितनी कंसंट्रेशन पूछ रहे हैं, तो 30 से 40%, यानी अगर 100 ml आपके पास क्या है, वाटर है, उस 100 ml वाटर में सॉल्यूट कितना, 30 ग्राम, कितना 30 ग्राम या 40 ग्राम क्या हो, 100 ml वाटर में 30 ग्राम सॉल्यूट यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड या 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा, तो कितना होगा सॉल्यूशन जो बनेगा वो 30% या 40% क्या होगा, कंसंट्रेटेड होगा। ये मतलब होता है। अगर कंसंट्रेशन की बात आ गई कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कंसंट्रेटेड होना चाहिए, पानी कम होना चाहिए, यानी पानी है। जब भी कंसंट्रेटेड या डाइल्यूट की बात आए, यानी सांद्र की बात आए या तनु की बात आए, तो एक चीज निश्चित है कि इसमें पानी मिला होगा जरूर। कंसंट्रेटेड का अगर वर्ड कह दिया तो मतलब इसमें पानी कम है, डाइल्यूट यानी तनु कह दिया यानी पानी बहुत ज्यादा है, यानी दोनों वर्ड अगर यूज हो रहे हैं तो 100% गारंटी है कि पानी होगा। अच्छा, और क्या होना चाहिए आपके पास, सफेद फास्फोरस। सफेद फास्फोरस क्यों लिया, अच्छा फास्फोरस जो है आपको इस रूप में मिलेगा प्योर फॉर्म में P4। बहुत प्रकार के फास्फोरस होते हैं, यानी फास्फोरस के कई आइलोट्रॉप्स होते हैं, व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस और कई प्रकार के होते हैं। जो 3 थे वो हमने आपको लिखा दी पिछली क्लास में, अगर आपको छूट गया तो पिछली क्लास में आप देख सकते हैं। सफेद फास्फोरस क्योंकि सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, अभिक्रियात्मक होता है, ये जल्दी से रिएक्शन कर लेगा, इसलिए इसको लेते हैं सफेद फास्फोरस। अक्रिय कार्बन डाइऑक्साइड का क्या लेना है आपको, एक अक्रिय कार्बन डाइऑक्साइड या कोल गैस लेना है। आपको वातावरण जो है वो अक्रिय बनाने के लिए अक्रिय कार्बन डाइऑक्साइड या कोल गैस का इस्तेमाल करना होगा। ठंडा जल, आपके पास ठंडा जल होना चाहिए, बर्नर होना चाहिए गर्म करने के लिए, गैस जार होना चाहिए जिसमें गैस जो बनेगी फास्फीन उसमें इकट्ठा करने के लिए। और एक चीज भूल गए, आपके पास क्या होना चाहिए, बर्नर के बगल में आप लिख लो फ्लास्क। क्या, जो मेन चीज थी उसको हम भूल गए, आपके पास फ्लास्क होना चाहिए जिसमें रख कर ये गरमाएंगे। गोल पेदी का क्या होना चाहिए, फ्लास्क। आइए इस विधि का वर्णन करते हैं कैसे कैसे बनाया जाए। हमने कहा कि आपको सब्जी बनाने के लिए ये चाहिए, ये मसाला चाहिए और इन मसालों में ये मसाला चाहिए, तेल भी चाहिए, लहसुन भी चाहिए, हल्दी चाहिए, प्याज चाहिए। लेकिन ये कैसे किया जाए, पहले किसको डाला जाए, पहले उसके बाद किसको डाला जाए, वो मैं उसी को बोलते हैं विधि का वर्णन। यानी चलिए ठीक है, देखते हैं विधि का वर्णन। सफेद फास्फोरस को सांद्र NaOH के साथ, सफेद फास्फोरस को सांद्र NaOH के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ निष्क्रिय वातावरण, ध्यान दीजिएगा निष्क्रिय वातावरण होना चाहिए। इसका रीजन क्या है अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। निष्क्रिय वातावरण के पीछे हम क्यों इतना पढ़े। निष्क्रिय वातावरण में गर्म करने पर PH3 यानी फास्फीन गैस प्राप्त होती है। देखिए एक गोल पेदी का फ्लास्क लेंगे, एक गोल पेदी के फ्लास्क में उसमें क्या डालेंगे,
30 से 40% का वो जो आपने सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है, 30 से 40% वाले NaOH विलयन में सफेद फास्फोरस क्या करेंगे, डालेंगे उसमें, सफेद फास्फोरस को मिलाएंगे। अक्रिय वातावरण होना चाहिए उस फ्लास्क के अंदर। वातावरण कैसे होना चाहिए, अक्रिय वातावरण होना चाहिए। फिर जब फ्लास्क में क्या है, पहले आपके पास फ्लास्क में सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसमें आप सफेद फास्फोरस डाल देंगे, फिर उसको गर्म करेंगे। फ्लास्क के अंदर जो वातावरण है वो अक्रिय होना चाहिए, ठीक है। अक्रिय वातावरण में गर्म करने पर फास्फीन गैस क्या होती है, बुलबुलों के रूप में। जब आप गर्म करेंगे तो उसमें बुलबुले दिखाई देंगे, वो बुलबुले गैस के होते हैं, और वो गैस कौन सी होगी, फास्फीन गैस होगी। फास्फीन गैस बुलबुलों के रूप में निकलती है। वही गैस को क्या करते हैं हम, इस प्रकार से बनी गैस को जल के अधोमुखी विस्थापन द्वारा गैस जार में क्या कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। ये आप क्या करें, इस विधि को नोट कर लें, और इस विधि को अप्लाई कैसे किया जाता है आइए चित्र से समझते हैं, बहुत बढ़िया समझ में आएगा चित्र से, ठीक है। इसको थोड़ी सी नेट की प्रॉब्लम हुई, कैमरा जो है पता नहीं कैसे अपने आप जूम होने लगा। देखिए बहुत सारे बच्चों की ये प्रॉब्लम होती है कि वीडियो सर जो है वीडियो साफ नहीं दिखाई देता, धुंधला दिखाई देता है। उसकी वजह है जब आप वीडियो चला रहे हो तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। जब आप वीडियो चला रहे होते हो तो क्या होता है बेटा, देखिए आपको जो स्क्रीन पे जो वीडियो दिख रहा होता है उस स्क्रीन के इस साइड में, ठीक है। जब आप ऐसे स्क्रीन को ऐसे टच करोगे तो एक साइड में ऊपर जो है ऐसे 3 बिंदियां बनी होती हैं। जब स्क्रीन पर टच करोगे, चल रही है वीडियो, टच करिए तो ऊपर की साइड में 3 बिंदियां बनी होंगी। इन 3 बिंदुओं को क्या करेंगे, टच करेंगे। जैसे ही 3 बिंदुओं को टच करेंगे आपके नीचे ऐसे कुछ लिख खुल कर आएगा ऑटो करके, ऑटो, और ब्रैकेट में कुछ भी लिखा हो सकता है, और नीचे 144, 240, 360, 440, 444 ऐसे कुछ होगा, 444 या 450 ऐसे करके ऑप्शन रहता है। बेटा जब ऑटो पे चलेगा तो हो सकता है ऑटो जो है आपका 140 आपके नेट के अकॉर्डिंग चलता है। जब आप ऑटो चलाते हो तो अगर नेट सही है तो 144 पे चलेगा, अगर सही है तो 360 पे चलेगा। तो आप क्या करें, 144 पे जब आप देखेंगे, ऑटो पे ना चलाएं। जब आप 144 पे देखेंगे, क्योंकि ऑटो पे जब चलाएंगे इस समय नेट बहुत बेकार रहता है और लगभग 144 पे चलता है, तो क्या करें, 144 कभी ना चलाएं। 144 चलाएंगे तो दिक्कत होगी, दूसरा दिखाई देगा। 240 पे चलाएं या 360 पे। 240 पे जब आप ओके करेंगे तो 144 पे जो आपको दिख रहा होता है उससे साफ थोड़ा दिखेगा 240 पे। अगर आप 360 पे कर देंगे तो और अच्छा सा दिखाई देने लगेगा। 444 पे कर देंगे तो बहुत अच्छा दिखाई देगा। आया समझ में? यानी जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे क्लियरिटी वीडियो की बढ़ती जाएगी, लेकिन आपकी एमबी खत्म होगी। तो आप 444 पे ना करके अगर आपको 240 पे साफ दिख रहा है, लिखने लायक है, तो 240 पे दिखाई, नहीं दिख रहा है तो 360, इन्हीं दो के बीच में रहिए, 240 या 360 पे। क्या करें, ये ऑप्शन जब आएगा तो इसी पे आप ओके कर दें। 240 पे आपको दिखाना है, इसी पे ओके कर दें। अब भी नहीं साफ दिख रहा तो फिर से वही काम करें, फिर आएगा ये ऑप्शन 360 पे कर दें। आया समझ में? 360 पे गारंटी है कि क्या है, आपको बहुत साफ दिखेगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका जो हम डायग्राम बना रहे हैं, जो ये विधि है जिसको वर्णन है, इसका हम फॉलो कर रहे हैं डायग्राम से। देखें बच्चों, ये आपके पास जो है डायग्राम बनके तैयार है। ठीक है, हमने आपको कहा था कि आपके पास क्या होना चाहिए, एक गोल पेदी का जो है जार यानी फ्लास्क होना चाहिए आपके पास, ये आपके पास है। और हमने कहा था कि आपके पास सांद्र NaOH होना चाहिए। आप क्या कर देते हो, उसमें सांद्र NaOH जो है वो इसमें डाल देते हो। और फिर आपके पास क्या होना चाहिए, व्हाइट फास्फोरस। देखिए व्हाइट फास्फोरस इसमें टुकड़े के रूप में डाला गया है। इसमें क्या था, सांद्र NaOH पानी के जैसा। उसके बाद जो है इसमें आपने क्या डाला है, सफेद फास्फोरस डाला है। आया समझ बच्चों? अब जब इसको डालते हैं फिर यहाँ पे बर्नर चालू कर देते हैं। जब इसको जो है जलाते हैं तो फिर देखिए जलाने के बाद क्या होता है, या जब इसको जलाएंगे तो ये जो व्हाइट फास्फोरस है, ये जो सफेद फास्फोरस है, ये क्या करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करने लगेगा, रिएक्शन करने लगेगा। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है सफेद फास्फोरस से नॉर्मल टेम्परेचर यानी रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं करता।
आया समझ में? इसलिए इसको क्या करना पड़ता है, बर्नर को चालू करके इसको गर्म करना पड़ता है, उबालना पड़ता है। जब इस गर्म करोगे तो देखिए यहाँ पे बुलबुले दिखाई दे रहे हैं। क्या दिखाई दे रहे हैं? बुलबुले। ये बुलबुले जो है किसके हैं? फास्फीन गैस के ये बुलबुले हैं। किसके हैं? फास्फीन गैस के। लेकिन ये जो यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फास्फीन की रिएक्शन नहीं होती, फास्फीन नहीं बनता है। यहाँ पर फास्फीन के अलावा कुछ और गैस बनने लगती है। फास्फीन के अलावा, जैसे फास्फीन के अलावा आपको इतना ज्यादा गर्म होगा कि फास्फोरस की खुद वेपर मिलेगी आपको इस गैस में। जो यहाँ पर गैस रहेगी, यहाँ पर फास्फोरस की भी क्या मिलेगी आपको? वेपर मिलेगी। साथ ही साथ एक और कंपाउंड बनता है डाइफास्फीन, P2H4 डाइफास्फीन बनता है। यानी आपके पास फास्फीन होगा और फास्फोरस होगा और डाइफास्फीन, ये तीन चीजें अगर आपके पास होंगी। क्या होंगी? ये तीन चीजें आपके पास होंगी। जब ये मिक्सचर उड़ेंगे, यहाँ पर जो वातावरण होगा, जो खाली स्पेस है, ये खाली स्पेस में अगर आप एटमॉस्फेयर की गैस डाल दें तो एटमॉस्फेयर की गैस में आप देखिए ऑक्सीजन होती है, 20 से 21% ऑक्सीजन होती है। और ऑक्सीजन किसी चीज को जलाने में बहुत ज्यादा या कहें बहुत ज्यादा अभिक्रियात्मक होती है। ये जैसे ही फास्फीन इसके साथ जैसे ही ऊपर आएगा, तुरंत यहाँ पर आग लगेगी, तुरंत आग लगने की संभावना होगी और जो आपका फ्लास्क है बस्ट कर जाएगा, फट जाएगा और आपको भी नुकसान हो सकता है। यानी आप फास्फीन बना रहे थे, फास्फीन बना तो बहुत दूर की बात है, आप जो है आपका लैब जो है वो तहस नहस हो गया। यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन जो है इससे अभिक्रिया करके एक विस्फोटक पदार्थ बनाती है, जलने लगती है, आग लग जाती है। आग लगेगी तो टेम्परेचर और हाई होगा, ये फ्लास्क क्या होगा? बस्ट कर जाएगा। ऑक्सीजन बहुत ज्यादा दिक्कत करती है, तो उन्हीं ऑक्सीजन को हटाना है। क्या करना है? यहाँ पर जब हम सेटअप कर रहे थे, जब इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल रहे थे और सफेद फास्फोरस डाल रहे थे, तो यहाँ पर क्या आ गई? एटमॉस्फेयर की गैस आ गई। अब उन्हीं एटमॉस्फेयर की गैस को क्या करना है? हटाना है, जिसमें ऑक्सीजन है। तो यहाँ आप क्या करते हो? अक्रिय कोल गैस को क्या करते हो? प्रवाहित करते हो। यहाँ जब अक्रिय कोल गैस को जब प्रवाहित करोगे, बार बार प्रवाहित करोगे, तो ये अक्रिय कोल गैस क्या करेंगी? इन ऑक्सीजन को धकेल देंगे। क्या करेंगे? ये आप पाइप बाहर ले आइए। रिएक्शन करने से पहले क्या करें? पाइप को बाहर ले आए। ये खूब ज्यादा क्या करें? अक्रिय कोल गैस यहाँ पर क्या करें? या अक्रिय गैस यहाँ पर प्रवाहित करें। तो यहाँ पर जितना भी गैस है, ये गैस एटमॉस्फेयर की गैस को, यानी ऑक्सीजन जिसमें है, ये उसको क्या कर देगी? विस्थापित कर देगी। जितनी गैस है वो क्या है भाई? निकल चुकी है, रिमूव हो चुकी है। अब जब आपको लगे कि ये क्या है कि जो भी यहाँ पर ऑक्सीजन जो गैस थी वो क्या हो गई? रिमूव हो गई। अब क्या करें? फिर से ये सेटअप ऐसे लगा दें, ठीक है, और इसको बंद कर दें। अब देखिए क्या होगा। अब जब यहाँ पर रिएक्शन होगी तो सिर्फ और सिर्फ आपको फास्फीन गैस मिलेगी, ना कि P2H4, ना कि ये, क्योंकि अब जो है सिर्फ और सिर्फ फास्फीन रिएक्शन करेगा और कोई दूसरा रिएक्शन नहीं करेगा। अब जो गैस बनेगी, सॉरी गैस तो सारी बनेगी, जब ये उड़ेंगी तब अब ऑक्सीजन नहीं है कि इनसे रिएक्शन कर ले और क्या करे? जलने लगे, आग लग जाए, ऐसा कुछ नहीं है। अब जो भी गैस बनेगी वो गैस देखिए इधर आएगी। अब जब इधर निकास नली के द्वारा इस जार में आ रही है, जहां पर क्या है? बर्फ जैसा ठंडा जल है, बर्फ जैसा पानी है, तो इसमें तीन गैसों का मिश्रण है, 2-3, यानी आपके पास जो फास्फीन है ये क्या है भाई? इम्प्योर। यहाँ पर जो फास्फीन मिल रही है वो क्या है? इम्प्योर। इम्प्योर इसलिए है क्योंकि इसमें डाइफास्फीन है, P2H4, और फास्फोरस थोड़ा बहुत खुद, ये इसमें आ जाएंगे निकास नली के द्वारा। फिर से समझिए बात को। हमने कहा कि जब ये रिएक्शन होगी, मान लीजिए कि आपने अक्रिय गैस अभी इसमें प्रवाहित नहीं किया, जब ये आप लैंप बर्नर जलाओगे तो रिएक्शन होगी। रिएक्शन के दौरान फास्फीन गैस बनेगी, साथ ही साथ डाइफास्फीन P2H4 बनेगी, साथ ही साथ फास्फोरस की कुछ वेपर होगी इस वेपर में, इस गैस में। जब यहाँ पर एटमॉस्फेयर वाली गैस होगी जिसमें ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में जैसे P2H4 आएगी, तुरंत जो है अभिक्रिया करके क्या करेगी? जलने लगेगी। और जलने की वजह से ये कांच का जो जार है ये इसमें विस्फोट भी हो सकता है। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं, आपको नुकसान भी पहुंच सकता है।
तो क्या होगा भाई, अब इस जो एटमॉस्फेयर की जो गैस आ गई थी उस एटमॉस्फेयर की गैस को हटा देना है। तो यहाँ से बार बार आप क्या करते हो, कोल गैस को प्रवाहित करते हो। बार बार कोल गैस को जब प्रवाहित करते हो तो जितना पहले से गैस भरी थी उन गैस को ये धक्का मार मार के ये बाहर निकाल देती है। ये पहले सेटअप बाहर निकाल दो, बाहर निकाल दी। जब लगा कि अब यहाँ पर जो भी एटमॉस्फेयर वाली गैस थी, जो भी ऑक्सीजन गैस थी वो खत्म हो गई है, तो फिर सेटअप ऐसे लगा दो। अब जो गैसें बनेगी, जैसे फास्फीन बनेगी या डाइफास्फीन बनेगी या फास्फोरस कुछ रहेंगे, तो अब वो उनको उनसे अभिक्रिया करने के लिए यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं रहा। यहाँ पर एटमॉस्फेयर जो है वो अक्रिय हो गया। अक्रिय का मतलब रिएक्शन ना करना। एटमॉस्फेयर क्या हो गया, अक्रिय हो गया। अब ये जो गैसें हैं ये इससे अभिक्रिया नहीं करेंगे। अब ये निकास नली के द्वारा यहाँ पे, अच्छा आप जो आपके पास जो गैसें आई हैं वो प्योर फास्फीन है क्या, नहीं। अब अगर आप जार में इसको बंद करोगे तो फिर से आपको क्या मिलेगा भाई, P2H4 और फास्फोरस और फास्फीन इसका मिश्रण मिलेगा। फिर जब कभी जार खोलोगे तो फिर से आग लग जाएगी। बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो क्या करते हैं, यहाँ पर साधारण जल ना लेकर, साधारण जल ना लेकर यहाँ पर बर्फ जैसा ठंडा पानी लेते हैं। बर्फ जैसा जब ठंडा पानी लेते हैं तो क्या होता है, P2H4 जो है वो किसी जल में क्या हो जाती है, डिजॉल्व हो जाती है, घुल जाती है। P2H4 इसी ठंडे जल में डिजॉल्व हो जाती है, लेकिन फास्फीन डिजॉल्व नहीं होती। और सारा मेथड है, इसको हाइड्रोजन आयोडाइड में भी इसको एब्जॉर्ब करा सकते हो, लेकिन हम एकदम सिंपल वे में आपको बता रहे हैं कि नॉर्मल पानी ना लेकर बर्फ जैसा ठंडा पानी जब आप लेंगे तो क्या होगा, P2H4 जो है, जो इम्प्योरिटी है P2H4 और P4, ये पानी में घुल जाएगी और सिर्फ फास्फीन जो है वो बची रह जाएगी। फास्फीन जो है बुलबुले के रूप में, अब चूंकि गैस है, गैस ऊपर की ओर भागने की कोशिश करेगी तो जार को उल्टा रख देते हैं पानी के अंदर। तो ये जब ऊपर जाएगी तो ऊपर निकलने की जगह नहीं, ऊपर से बंद है, तो इसको उठा लीजिए और उठाने के बाद हम क्या करें, इसको बंद कर देना है। ये देखिए आपके बाद आपके पास जार में जो है वो क्या है, प्योर फास्फीन आपको प्राप्त हो चुकी है। तो आया समझ में, ये पूरा सेटअप जो है आप हमने क्या दिया, पूरा विधि का जो है वर्णन कर दिया और तरीका बता दिया कि यहाँ पर इनर्ट जो है एटमॉस्फेयर क्यों क्रिएट करते हैं, उसकी वजह बता दिया कि जब यहाँ पर फास्फीन बनती है तो उसमें कुछ इम्प्योरिटीज भी रहती हैं, जैसे दूसरी गैस भी बनती है P2H4 डाइफास्फीन या फास्फोरस की वेपर रहती है जो ऑक्सीजन से क्या कर लेती है, अभिक्रिया कर लेती है। तो इस ऑक्सीजन को हटाने के लिए या कहीं फ्लास्क के अंदर जो एटमॉस्फेयर है उसको निष्क्रिय बनाने के लिए आप अक्रिय गैस को प्रवाहित करके उस ऑक्सीजन गैस को क्या करते हो, विस्थापित करा देते हो। ऐसा में ये नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आइए इसके केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, तो मुझे लग रहा है कि लेक्चर ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ कि आज जो है आप इतना ही पढ़िए। अगले क्लास में क्या करते हैं, हम इसकी जो है केमिकल प्रॉपर्टीज, इसकी क्या करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में केमिकल रिएक्शन होती है और फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या होती है, फास्फीन के बारे में कुछ जानकारियाँ होती हैं जो आपके दैनिक जीवन में यूज होती हैं। तो वो सारी चीज़ें अगले क्लास में हम पढ़ लेते हैं इसके रिएक्शन को। ठीक है, ये पूरा समझ में आ गया बेटा, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये डायग्राम बहुत इजी है, लेकिन ये मुझे पता नहीं लगता है कि इस बार आएगा। जो 3-4 विधियां मैंने पढ़ाई हैं, हाइपर प्रोसेस, ओस्टवाल प्रोसेस और फास्फीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, उनमें ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तीनों को मत छोड़ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा, तो इसको क्या करें, नोट कर लें। अगली क्लास में हम क्या करेंगे, आपको आगे का जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।